तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूँ फिर से आप लोगों की न्यू वीडियो, जहाँ पे आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जनरल स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है ऑफ कोर्स, तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है एटॉमिक मॉडल्स। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए और अपने जो मॉडल्स थे उनको दे देकर वो चले गए, ठीक है। अब उसके अंदर क्या बात हुई, सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि हमने आपको करवा दिया है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद यहाँ पे अब आए एटॉमिक मॉडल के बारे में कि जो एटम होगा वो कैसा होगा। समझ में आ रही है? एटम जो होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा या फिर क्या होगा, या फिर स्क्वायर के शेप का होगा, उसके अंदर की क्या क्या चीज़ें किस तरीके से अरेंज होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आज अपना डिस्कशन रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। और सबसे पहले हमारे जो आए थे वो जे थॉमसन अंकल आए थे। और जे थॉमसन ये वही अंकल है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। यस, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जिन्होंने की थी वही अंकल ने आपके पास सबसे पहला मॉडल दे दिया है और जिसका नाम है आपके पास थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो एटम का थॉमसन मॉडल की अभी हम बात करने वाले हैं, जे थॉमसन, राइट। ओके, अब चीज़ों को समझिएगा बहुत ही ध्यान से कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इस मॉडल का और भी कुछ नाम है जिसको कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल। अब ऐसा क्यों कहा जाता है वो चीज़ भी अभी आपको समझा दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जे थॉमसन के अकॉर्डिंग मॉडल के बारे में उन्होंने क्या कहा था वो चीज़ समझते हैं फटाफट। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन बेसिकली एटम इज स्फेरिकल इन शेप। तो सबसे पहले इन्होंने बता दिया कि जो एटम है वो क्या है आपके पास स्फेरिकल है इन शेप। बोले तो स्फेरिकल देखने को मिलता है अपने को एटम, कुछ इस टाइप का है ना, कुछ इस टाइप का देख लीजिए। जो एक बॉल होता है ना, बॉल की तरह हमें एक एटम जो है वो देखने को मिलता है, हालांकि साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है, नो डाउट, ठीक है। ओके, सेकेंडली है पॉजिटिवली चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल एटम। तो ये जो पूरा का पूरा एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए अभी के मॉडल जो मॉडर्न एटॉमिक आपके पास जिसको हम पढ़ते हैं कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि भैया बीच में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चारों साइड सर्कुलर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं। चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दिया था नील्स बोर ने जिसको हम बोलते हैं बोर एटॉमिक मॉडल, वो हम बाद में पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको वो इसको क्या कह रहे हैं हम, जे थॉमसन मॉडल, ठीक है। अच्छा, अब ये तो नया वाला, ये मॉडर्न वाला है, लेकिन पहले एटम किस तरह का दिखता है वो पता करने के लिए सबसे पहले स्फेरिकल बोला जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद बोला कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव लेवल, मतलब प्लस वाले चार्ज पूरे सरफेस पे अंदर बाहर पूरे में है, ठीक है। नेक्स्ट बात इन्होंने बताई कि नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इन इट। नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज को ऐसे दाग दिया गया है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये स्फीयर, ये जो बॉल जैसा है वो एक लकड़ी का है और उसके अंदर मैं बुलेट मार दूं, चारों तरफ से भर दिया, तो वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हो गए। तो जो एम्बेडेड टाइप का जो दिख रहा है उसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये अभी के टाइम पे हमें पता है कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। बट जे थॉमसन ने सबसे स्टार्टिंग में कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे में एम्बेडेड है और ये उनकी एक बड़ी गलती हो गई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड हो गया, इसमें फिर इन्होंने बोला था कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। यस, कितने पॉजिटिव चार्ज, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना ही आपके पास इसमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेंगे। आपने वाटरमेलन देखा है जिसमें जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, जो रेड वाला पार्ट है उसको पूरे को कह दिया कि पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वहीं जो उनके जो सीड्स हैं ब्लैक कलर के, वाटरमेलन की बात कर रहा हूँ मैं, तरबूज की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर उनको कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। तो ये जो माइनस माइनस वाले साइन लगा रहे हैं उसको आप इलेक्ट्रॉन समझिए, ठीक है। और पूरे में आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतना ही आपके पास नेगेटिव चार्ज हैं, ऐसा इन्होंने बोला था। नेक्स्ट है मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्म, कि पूरे एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्म है, मतलब पूरे हर जगह सेम है। ऐसा नहीं कि इतने वाले पोर्शन को काटूंगा मतलब पूरा कंप्लीटली हाफ कर दिया तो इधर का कम इधर का ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा, दोनों का बिल्कुल इक्वल होगा। हर जगह उनकी डेंसिटी जो होगी वो बिल्कुल सेम होंगे। तो कुछ इस तरह की कहानी इन्होंने अपने एटम के बारे में बताया था।
हालांकि इनकी लिमिटेशन जो है वो आपको अभी साथ में ही पता चल चुके होंगे, नहीं पता चले हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इसमें पता नहीं क्यों नहीं लिखा, बट ठीक है आप लिख लीजिए साथ में यहाँ पे लिमिटेशंस, जिसको हम ड्रॉबैक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, लिमिटेशंस या फिर क्या 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 कह दीजिए इसको, ड्रॉबैक्स, कि जो इन्होंने नहीं बताया। पहली बात इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, जो इतने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इसमें एम्बेडेड होते हैं, जो कि ये वाली एक स्टेटमेंट गलत थी, तो इसकी लिमिटेशन में आ जाएगी ये वाली स्टेटमेंट कि ये जो बताया था वो क्या आपके पास यहाँ पे गलत माना गया, ठीक है। बाकी यूनिफॉर्मली ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपके पास जो इक्वल होते हैं, और ये न्यूट्रल, इसीलिए एक एटम को न्यूट्रल कहा जाता है, न्यूट्रल। अभी भी ये जो चीज़ है वो सही है, सही है, सही है, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो आपके पास सही है ना। अच्छा ये वाली भी चीज़ें सही नहीं, ये वाला पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल एटम, कि पूरे में पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बात भी सही नहीं थी। क्यों? हमें अभी पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में है, मतलब सेंटर वाले पार्ट में, तो ये वाले 2 पॉइंट इसके क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास लिमिटेशन बन के आ जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। इसके बारे में और भी लिमिटेशन आपको तब अच्छे समझ में आएगा जब अगला एक्सपेरिमेंट आप पढ़ लेंगे, जिनको कहते हैं हम रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। यस, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। समझ में आ गई इतनी बात? डन है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। इसका सबसे पहले मैं सेटअप बता देता हूँ कि सेटअप क्या है। यहाँ पे एक लेड का बॉक्स रखा हुआ है, लेड एक मेटल होता है और उसी का एक बॉक्स बनाया गया है, और उसके अंदर आपके यहाँ पे अंदर में हीलियम+2 जिसको हम अल्फ़ा पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं उसको रखा गया है, और यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स को बाहर भेजा जा रहा है, ठीक है ना। हमने आपको डिस्कवरी ऑफ किस में बताया था, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में आपको हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से बाहर फेंका जा रहा है इस बॉक्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लगा दिया गया पोलराइजर। देखिए पोलराइजर का काम क्या होता है, सबसे पहले वो समझिए। यहाँ से रेंडमली कैसे भी रेज निकल रहे होंगे अल्फ़ा पार्टिकल्स के, नो डाउट, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा पार्टिकल्स कैसे भी जा रहे होंगे, ये जो पोलराइजर होता है ना उसको एक पैरेलल बीम में भेजता है, पैरेलली भेजता है इस तरीके से। जब ये पैरेलली भेजता है उसके बाद यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल, बहुत ज़्यादा थिन गोल्ड फॉइल को यहाँ पे रखा गया है, ये पता करने के लिए कि एटम कैसा होता है। और इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई थी, इन्होंने डिस्कवरी कर दी थी यहाँ से 1911 में न्यूक्लियस की, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखे गए थे, ठीक है। इतनी बात डन है। चलिए उसके बाद यहाँ पे फिर से एक लगा दिया गया स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन की, जो कि हमने आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाले में बता दिया था कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्या होता है ना, जिसके ऊपर अगर चार्ज जो है वो फॉल करे तो वो क्या करता है आपके पास, ग्लो करता है। तो सेम आपके पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ये देखने को क्या क्या मिलते हैं वो देखिएगा। अब इसके अंदर क्या क्या हो रहा है वो चीज़ समझना है, ठीक है ना। ये तो हो गया कि इस तरह का इन्होंने सेटअप बनाया था। अब इस सेटअप के अंदर क्या क्या है वो चीज़ देख लीजिए। ये चीज़ अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ऑब्जर्वेशन में आ जाइए। जब इन्होंने यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स को भेजा तब क्या हुआ, यस, यहाँ से जब इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को भेजा तब क्या हुआ, उस चीज़ को हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला उनको। तो उन्होंने ऑब्जर्व जो किया वो कुछ इस तरह से किया कि यहाँ से जितने भी रेज जा रहे थे वो मैक्सिमम से मैक्सिमम, बहुत सारे 99% सारे के सारे स्ट्रेट जाके इसके ऊपर जाकर क्या कर रहे थे, स्ट्राइक कर जा रहे थे। मतलब यहाँ पे ग्लो देखने को मिल रहा था, यहाँ पे ग्लो देखने को मिल रहा था। और बहुत कम ऐसे थे जो कुछ एंगल पे इस गोल्ड फॉइल के सेंटर से यहाँ पे कुछ ऐसे जाके इस तरीके से डेविएट हुआ, और थोड़ी से एंगल पे एक आधे ऐसे थे जो डेविएट हुआ। और कंप्लीटली अगर मैं 180 डिग्री की बात करूं, ऐसे गया और वापस आ गया, ऐसे 20,000 के आसपास जब अल्फा पार्टिकल्स भेजे गए तो उनमें से एक वापस आ रहा था। तो यहाँ से क्या, ये ना ऑब्जर्वेशन है, फिर से सुन लीजिए कि ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी। मैंने यहाँ पे वैसे आप लोगों के लिए ऑब्जर्वेशन भी लिख दिए तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी आप लोगों को। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल। तो यहाँ से जितने भी अल्फा पार्टिकल्स गए वो गोल्ड फॉइल से बाहर निकल गए, और वो कैसे हमें पता चला, डिटेक्टर के नाम पे हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी है, राइट। ओके, नेक्स्ट है फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड एट सेम एंगल। बहुत कम ऐसे एंगल थे जो सेम एंगल पे क्या करे, गया और वापस आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, सेम एंगल नहीं होगा, सम एंगल होगा, है ना। चलो, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल्स, मतलब बहुत कम ऐसे थे जो ऐसे गया और थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, बहुत कम थे। उसके बाद अप्रोक्स 1 in 10,000 और क्या, ये 20,000 के आसपास में एक
ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो डिफ्लेक्ट हो रहा था, वापस आ जा रहा था 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे। कहने का मतलब ये गया और वापस आया बिल्कुल सेंटर वाले पोजीशन से। ये बहुत रेयर होता था। तो यहाँ से ये तो हमने ऑब्जर्वेशन निकाल दी। अब ये 3 ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाल दिया, उस पे आ जाते हैं हम, ठीक है ना। अब कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। कंक्लूजन के नाम पे बोला जाता है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसा इन्होंने क्यों बोला। इनका कहना है कि बहुत छोटा सा और वो पॉजिटिव चार्ज का कहीं पे सेंटर पे गोल्ड फॉइल के है। अब चीज़ों को समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे इन्होंने बात कही है कि यहाँ पे कोई छोटा सा पॉजिटिव चार्ज और बहुत ही छोटा सा और पॉजिटिव चार्ज का कुछ ना कुछ सेंटर में है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए थे, मतलब बीच में क्या है, खाली स्पेस है। लेकिन जो छोटे से एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, ऐसे जाके ऐसे हो गए या फिर ऐसे जाके ऐसे हो गए, वो इसी पे डिफ्लेक्शन देखने को मिला, बाकी जगह देखने को नहीं मिला इनको। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन किया कि भैया अल्फा पार्टिकल्स तो प्लस का ही होता है, अल्फा पार्टिकल प्लस का होता है, यहाँ भी 100% कुछ ना कुछ प्लस का ही होगा। समझ में आ गई इतनी बात। तभी तो भैया ये रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। प्लस और प्लस दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। समझ में आ गई इतनी बात, डन है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक आधे गए होंगे बिल्कुल ऐसे ऐसे गया और वापस आ गया, तो प्लस वाला जाएगा तभी तो वो वापस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी प्लस का और वो भी प्लस का। तो यहाँ से इन्होंने इसीलिए ये वाली ऑब्जर्वेशन बता दी, कंक्लूजन पे आ गए कि भाई साहब ऐसा है, एक एटम के पास वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होगा, कहाँ पे, सेंटर पे। दूसरी चीज़, होल मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। अब इस कंक्लूजन पे वो क्यों पहुंचे, क्योंकि आपने देखा मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए। अच्छा, पास हो गए मतलब वो खाली स्पेस होगा, और खाली स्पेस होगा तो वहाँ तो मास नहीं होगा। अच्छा, अब मास कहाँ पे होगा, तो 100% मास जो होगा वो सेंटर पे होगा, क्योंकि वहीं पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ गई इतनी बात। नेक्स्ट, तीसरा कंक्लूजन, द इलेक्ट्रॉन्स आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड द सेंटर इन द क्लोज्ड ऑर्बिट्स। तो कुछ क्लोज्ड ऑर्बिट्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब ये एक एटम है, गोल्ड फॉइल का एटम है, यहाँ पे क्या है आपके पास, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस अभी बोला नहीं है इनको, आगे अभी पता चल जाएगा न्यूक्लियस के बारे में। फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से खाली स्पेस होगा तभी बाहर चले जा रहे हैं, ठीक है ना, तभी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने देखा होगा ऑब्जर्वेशन में, एक्सपेरिमेंट में, कि कुछ ना कुछ सर्कुलर ऑर्बिट में कैसे भी ऐसे करके क्लोज्ड पाथ में, कंप्लीटली सर्कुलर तो इन्होंने मतलब नहीं बताया था कंप्लीटली सर्कुलर के बारे में, बट हाँ कुछ क्लोज्ड पाथ बोल दिया था जिसको सर्कुलर के लगभग माना गया था। बोल इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लोज्ड पाथ में एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये चीज़ इन्होंने यहाँ से बता दिया था अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहां पे इन्होंने क्या बता दिया, 3 कंक्लूजन निकाल दिया। पहला कि भैया कुछ ना कुछ सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा, अगर मास है एटम का तो वो सेंटर पे ही है, बाकी जगह बहुत नेग्लिजिबल है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास वो कुछ डिस्टेंस पे है, मतलब बीच में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन उससे दूर है, वरना क्या होता है मालूम है, वरना क्या होता है। ये चीज कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन सेंटर पे नहीं है, उससे दूर है, इसलिए पता चला क्योंकि इधर से हमने क्या भेजा, प्लस का चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन बीच में होते तो इधर से प्लस जा रहा है, वो माइनस आ रहा है, भैया प्लस वाला और माइनस वाला आपस में वहीं चिपक जाते और सेंटर पे ही हमारा अल्फा पार्टिकल रुक जाता, प्लस वाला वो आगे जाता ही नहीं, लेकिन सीधा निकल जा रहा था, जिससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रॉन कुछ डिस्टेंस पे है और बाहर वो कहीं मूव कर रहे हैं, तो बीच में से अल्फा पार्टिकल चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ जब वो सेंटर के पास में आया, क्योंकि वहाँ पे भी प्लस का चार्ज था। तो कुछ इस तरह की कहानी थी आपके पास। नेक्स्ट है, इसी में ही आपके पास, द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी मूविंग विथ सफिशिएंट वेलोसिटी। इन्होंने कह दिया कि हाँ भाई कुछ ना कुछ सफिशिएंट वेलोसिटी से जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। नेक्स्ट, द सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तब जाकर इन्होंने जो सेंट्रल पार्ट में था, जो पॉजिटिव चार्ज का था, उसको उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, न्यूक्लियस।
समझ में आ गई इतनी बात, डन है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम इसके ड्रॉबैक्स की। तो ये ना ड्रॉबैक्स है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। अब इसके एटॉमिक मॉडल को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना, इसके हमें एटॉमिक मॉडल के बारे में समझना पड़ेगा। तो इस एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट के बाद एटॉमिक मॉडल इन्होंने दिया बिल्कुल इसी से रिलेटेड, और वहाँ पे इन्होंने क्या बताया सबसे पहले वो बता दूँ कि बीच में कहीं ना कहीं प्लस का चार्ज है, जिसको इन्होंने न्यूक्लियस का नाम दे ही दिया था, नो डाउट, ठीक है ना, न्यूक्लियस दे दिया यहाँ पे। न्यूक्लियस आपके पास बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट में, और एटम के बीच में ये वाले खाली स्पेस हैं, ये वाला क्या आपके पास खाली स्पेस है, और इलेक्ट्रॉन चलो कहीं ना कहीं बाहर वाले जो ऑर्बिट है उसमें घूम रहे हैं, इतना इन्होंने कह दिया था, ठीक है। अब बात आती है कि इसके बाद इन्होंने जो बताया था अपने अकॉर्डिंग वो ये था कि अच्छा, इससे पहले इनकी लिमिटेशन पे जाने से पहले ये इन सारी चीज़ों के बता दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बीच में प्लस का चार्ज इन्होंने बता ही दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं जो कि माइनस का चार्ज के हैं, वो तो है ही हमारे पास, और ये जो माइनस का चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, और वो उनको बारे में इन्होंने कह दिया कि मूव कर रहे हैं। अच्छा, मूव कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसकी खुद की क्या होगी, वेलोसिटी होगी, बताइए हाँ या नहीं, उसकी खुद की कुछ ना कुछ क्या होगी भाई, वेलोसिटी होगी। समझ में आ गई इतनी बात, ऐसा इन्होंने बोल भी दिया है, मस्ट बी विथ सफिशिएंट वेलोसिटी। अब इतना चीज कहने के बाद इसी एटॉमिक मॉडल का एक लिमिटेशन बन के आ जाता है। अब क्या लिमिटेशन बन के आता है, जो रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट जो था, गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए था, लेकिन इनके एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो इन्होंने एक एटम दे दिया कि भाई हाँ एटॉमिक मॉडल ऐसा होगा, न्यूक्लियस होगा, बीच में प्लस वाला चार्ज होगा, उसमें बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, ऐसा इन्होंने अपने मॉडल के बारे में दे दिया, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन निकल कर आ गई। क्या लिमिटेशन निकल कर आई, वो चीज़ हमने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट इज एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग मतलब उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ये कहानी है। ओके, तो चलिए अब हम बोर मॉडल ऑफ एटम को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, इसको मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया हूँ एंड तक, और कैमरा में स्टार्ट करना भूल गया था, तभी मैं दोबारा से यहाँ पे आपको चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी, बीच बीच में लाइन वगैरह ये सारे मारे हुए, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तब ये सारी चीज़ें लिख रहा था। दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अभी जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं बोर मॉडल ऑफ एटम, वो 9th क्लास के लेवल के हिसाब से होगा, और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि 9th क्लास के लेवल पे आपको डिटेलिंग नहीं मिलती है किसी भी चीज़ के बारे में। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसको एक ओवरव्यू दे के निकल जाते हैं, उस टॉपिक का एक जो मेन पॉइंट्स होता है उसको बता के निकल जाते हैं, ज़्यादा डिटेल में विथ रीज़न विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन वो नहीं मिलता आपको। तो यहाँ पे भी आपको बोर मॉडल जो आपके पास रदरफोर्ड का जो लिमिटेशन निकल कर आया था कि इलेक्ट्रॉन भाई कोलैप्स हो जाना चाहिए तो उसमें, बट कोलैप्स क्यों नहीं होता, तो उन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसे थ्योरीज़ हैं जिनको पहले गो थ्रू होना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिटेल में आपको बोर मॉडल को समझ में आएगा बेसिकली। तो बोर मॉडल को अगर समझना ही है तो बहुत सारे थ्योरी पढ़ने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको 11th क्लास में आना पड़ेगा, 9th क्लास में 10th क्लास में डिटेल्ड में नहीं है, ठीक है। अब बात आती है तो हमें सर करना क्या है, फिर हमें समझ में कैसे आएगा। तो देखिए अभी के लिए 9th क्लास के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बोर मॉडल के जो भी पोस्टुलेट्स हैं उसको याद कर लेने पड़ेंगे, उसको थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा कि वो उनका कहना क्या है, क्यों है, क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ आपको 11th क्लास में थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं पोस्टुलेट। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं जिस भी सर्कुलर पाथ में, वो सर्टेन होता है, फिक्स्ड होता है, और उसको हम ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, या फिर हम उसको सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। या तो हम उसको ऑर्बिट्स कहते हैं या फिर हम उसको सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है इतनी बात। तो ये वाला, ये जो मैंने बना रखा है, ये वाला K हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया, इस टाइप के इनको हम सेल्स कहते हैं या फिर ऑर्बिट्स कहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चारों साइड रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है। चलिए ये हो गया था आपके पास पहला वाला, यस पहला वाला पोस्टुलेट। दूसरे पे आइए, और दूसरे में कहा जाता है ये जितने भी सेल होते हैं, जैसे कि ये पहला हो गया, आजा बेटा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, इनकी खुद की एक एनर्जी होती है। मैं बताता हूँ आपको, अगर समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स में हैं,
ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट में है तो इनकी अलग अलग एनर्जी होगी, मतलब हर एक ऑर्बिट की एक अलग एनर्जी होती है। जो न्यूक्लियस के यहाँ पे मान लीजिए न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन है या फिर ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी कम होती है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है। और जैसे जैसे हम दूर चले जाते हैं वैसे वैसे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती है, या फिर ऑर्बिट में बड़े वाले यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और भी ज़्यादा होगी। ठीक है इतनी बात। चलिए दूसरे में आ जाते हैं, एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। देखिए मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है, स्पीड में रहता है, घूमता है, रिवॉल्व करता है, तो अपना कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी जो रिलीज करेगा। बट अकॉर्डिंग टू नील्स बोर मॉडल, ना ही एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, ना ही वो रिलीज करता है। जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है उस टाइम पे अपने आप वो हो रहा है। अब उसको पढ़ने के लिए कि अपने आप कैसे हो रहा है, तो उसके लिए आगे आपको डिटेल में समझाया जाएगा। अभी बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं वो कोलैप्स भी नहीं हो रहे हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कोलैप्स भी नहीं हो रहे हैं। तो कोलैप्स नहीं होने के रीज़न यही बताएं कि ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने वाला, ना ही वो रिलीज कर रहा है। वही कहानी आपको यहाँ पे तीसरे में बताया गया है। चलिए अब हम चौथे पे आ जाते हैं और फिर हम पांचवें पे आ जाएंगे, फिर हमारा ये बोर मॉडल जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है चलिए इसमें कहा जाता है व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी, इसको समझाते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले वाले सेल में यहाँ पे है, ठीक है, और अगर हमने इसको एनर्जी दिया, देखिए अपने आप तो नहीं लेता, अपने आप कहीं से गेन नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, हमने उसको पर्टिकुलरली एक सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करके उसको एनर्जी दिया, और जैसे हमने इसको एनर्जी दिया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। मतलब उससे ऊपर वाले जो ऑर्बिट होंगे, बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, उससे ऊपर वाले जो ऑर्बिट होंगे उसमें जाके छलांग मार देगा, एक्साइटेड जाके एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए कुछ मिली सेकेंड्स के लिए वहाँ पे रुकेगा और वहाँ पे अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा, जो एनर्जी इसने यहाँ पे गेन किया है, और लूज़ करने के बाद वो वापस अपने वाले ऑर्बिट में, ओरिजिनल वाले ऑर्बिट में आके चुपचाप बैठ जाएगा। तो कुछ इस तरह की कहानी होती है इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद है आपके पास जो ऑर्बिट्स होते हैं उसको हम KLMNOP इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं, और जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं, उसकी खुद की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने की, अपने अंदर रखने की। फॉर एग्जांपल अगर हम K वाले सेल की बात करते हैं तो उसकी कैपेसिटी होती है 2 की, फिर होती है 8 की, फिर होती है 18 की, फिर होती है 32 की, फिर होती है 64 की, और कुछ इस तरह की कहानी आगे भी चलती रहती है ना। अगर मैं यहाँ पे ऑक्टेट रूल को इंक्लूड ना करूँ तो, जो कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के फर्स्ट वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है, 2 8 8 8 8 8 8 8 आता है ऑक्टेट रूल के हिसाब से। फिलहाल जो इन्होंने बोला था वो होता है एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला भी दिया हुआ है 2n²। तो 2n² के अकॉर्डिंग, 2n की स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेयर n इज़ द नंबर ऑफ सेल, या फिर नंबर ऑफ सेल की जगह आप सेल की जगह क्या लिख सकते हैं, ऑर्बिट। अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं तो 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 2। ठीक है इतनी बात। चलिए अब n की जगह आप 2 रख दिए सेकंड वाले सेल के, तो 2, तो 2 का स्क्वायर 4, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 4 2 जा 8, है ना, यही है। नेक्स्ट, अरे ओहो ऐसे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अगर मैं थर्ड सेल की बात करता हूँ तो इसके जगह n की जगह 3 रख दूंगा, और ऊपर पावर 2 है, 2 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 2 जा 18, ठीक है। और 2 अगर मैं फोर्थ सेल की बात करूँगा तो 4 4 जा 16, 2 जा 32। कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, अलग अलग सेल की अलग अलग कैपेसिटी जो है आपको वो देखने को मिल जाता है। और यही है आपके पास पोस्टुलेट्स किसके, तो बोर अंकल के मॉडल का। यस, बोर अंकल के मॉडल का यही आपके पास पोस्टुलेट्स हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बस आपको इतने से 5 पोस्टुलेट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। समझ में आ गई इतनी बात, डन है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।